हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका भी अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। हमने अभी तक 10 चैप्टर के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कर लिया है। तो यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो देखकर टॉपिक समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसी चैप्टर से हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम लास्ट के 5 क्वेश्चन का आंसर्स देखने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट, आज जो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो ये है कि कुछ अभिक्रियाओं में थैलियम एल्यूमिनियम से समानता दर्शाता है, जबकि अन्य में यह समूह एक की धातुओं के समान समानता दर्शाता है। कुछ प्रमाणों से सिद्ध करना है। तो समूह एक की जो धातु है, जैसे कि सोडियम हो गई, उसके समान भी समानता दर्शाता है, वर्ग क्रमांक 1 की धातुओं के समान, और एल्यूमिनियम के समान भी। ये आपको समझाना है। तो उदाहरण सहित, तो एल्यूमिनियम के समान थैलियम Tl2O3, TlCl3, Tl2SO4 आदि यौगिकों में धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। एल्यूमिनियम और थैलियम के जटिल यौगिक भी समान प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। इसी प्रकार से ये ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यह समूह एक की क्षार धातुओं के समान धनिक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। धनिक ऑक्सीकरण अवस्था में ये Tl2O और TlCl यौगिकों का निर्माण करता है, जो सोडियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड जैसे यौगिकों के समान है। थैलियम ऑक्साइड है वो सोडियम ऑक्साइड के समान प्रबल क्षार है, अतः यह समूह एक की धातु से भी समानता प्रदर्शित करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, ध्यान से देखिएगा। जब धातु X की क्रिया, एक धातु है X, उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है A। जब ये जो A होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में विलेय होकर एक विलेय संकुल बनाता है जो है B। अब यौगिक A को तनु HCl में घोला जाता है तो यौगिक C बनता है। यौगिक A को अधिक गर्म किए जाने पर यौगिक D बनता है, जो X धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर हमें X, A, B, C, D की पहचान करना है। तो सबसे पहले क्या है, X की क्रिया NaOH से कराते हैं। तो यदि हम एल्यूमिनियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक में घुलकर सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3 का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका हो गया X एल्यूमिनियम हो गया और A हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, A को तनु HCl में घोलने पर यौगिक C बनता है। A आपका क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको HCl में घोलेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। इसके बाद अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, यौगिक A को अधिक गर्म किए जाने पर यौगिक D बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को या ज़्यादा गर्म करेंगे तो एल्यूमिना Al2O3 बनता है। तो यहाँ पर अपन को X, A, B, C और D की पहचान करना था। तो X आपका है एल्यूमिनियम, A है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, B है आपका सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3 और C है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और D है आपका एल्यूमिना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न से क्या समझते हो। पहला है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, P ब्लॉक के ऐसे तत्व जिसमें D ऑर्बिटल होता है उनके NH2 कोष के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, मतलब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ये इलेक्ट्रॉन अक्रिय युग्म कहलाता है और इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। इसमें हमें नेक्स्ट जो समझाना है वो है अपर रूप से क्या समझते हैं। तो अपर रूप क्या है, किसी तत्व के समान रासायनिक अवस्था में दो या अधिक भिन्न रूपों में पाया जाना। जैसे कि कार्बन जो होता है वो उसके दो मुख्य अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों में जो उसकी रासायनिक संरचना है वो है कार्बन, लेकिन उनकी भौतिक संरचना अलग अलग होती है। हीरा जो होता है कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा सबसे दृढ़ होता है, जबकि ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे को फिसलती रहती। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं, किसी तत्व के दो या दो से अधिक
ऐसे रूप जिनका रासायनिक संगठन समान होता है किंतु भौतिक संरचना भिन्न भिन्न होती है अपर रूप कहलाते हैं और यह घटना अपर रूपता कहलाती है। इसके बाद हमारा तो श्रृंखलन में क्या होता है, कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इस गुण को अपन कहते हैं श्रृंखलन। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहला है इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, BCl3 और SiCl4 क्या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, ये समझाना है। तो जिन स्पीसीज के केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता, मतलब संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। यहाँ बोरॉन ट्राइक्लोराइड में केंद्रीय परमाणु बोरॉन है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। जबकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के केंद्रीय परमाणु सिलिकॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है लेड एक आयोडाइड PbI4 नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? शक्तिशाली अपचायक होने के कारण आयोडाइड आयन विलयन में Pb-4 आयन को Pb-2 आयन में अपचयित कर देता है, जिससे PbI4 नहीं बन पाता और प्रायः PbI2 बनता है। तो अपचयन की क्रिया कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैले होने का कारण बताना है। तो हीमोग्लोबिन में हम जानते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, शरीर में ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। अब यदि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो होगा क्या कि हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड के बंधने की जो क्षमता होती है वो 300 गुना ज़्यादा होती है और ये स्थायी भी होता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाएगी और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बोरॉन टेट्राहेलाइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों? फिर इसके बाद BF3, BCl3, BBr3, BI3 की तुलनात्मक अम्लीय शक्ति का क्रम बताना है। तो BX3 बोरॉन ट्राइहेलाइड में बोरॉन परमाणु के संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह X हैलोजन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार BX3 में बोरॉन के संयोजकता कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इसे यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, जिनके केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी दूसरे परमाणु या तत्व से ग्रहण कर लेगा। इसलिए BX3 जो होता है यानी कि बोरॉन ट्राइहेलाइड जो होते हैं लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद हमें BF3, BCl3, BBr3 और BI3 के अम्लीय प्रबलता का क्रम समझाना है। तो BF3 जो होता है वो सबसे कम अम्लीय होता है, जबकि BI3 सबसे अधिक अम्लीय होता है। इसकी अम्लीय प्रबलता का क्रम इस तरह से बढ़ता जाता है। अब इसका कारण क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BF3 में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बंध बने हुए हैं, जिसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन के P कोश में भी इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के पास भी 2p कक्षक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, पश्च आबंधन हो जाएगा। ये जो आप 2p देख रहे हैं फ्लोरीन का, ये बोरॉन के 2p को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और पश्च आबंधन पश्च पाई बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो पश्च आबंधन के कारण अब इसके पास इलेक्ट्रॉन फुल हो गए, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके जो अम्लीय प्रबलता होती है कम होती है। और जबकि BCl3 में भी पश्च आबंधन होता है लेकिन BF3 की तुलना में कम होता है, इसलिए BCl3 जो होता है वो BF3 से अधिक अम्लीय होता है। इसी तरह से अम्लीय प्रबलता आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो ये था आज का वीडियो हमारा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।